तो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अष्टांग का चैप्टर फर्स्ट जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो चैप्टर का नाम है आयुष काम्य अध्याय। आयुष काम्य का मतलब क्या होता है? आयु की कामना करने वालों के लिए हितकारी अध्याय, यानी कि जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ स्पैन ज्यादा हो, उसके लिए जो एक हमारा बेनिफिशियल चैप्टर है, उस चैप्टर को हम क्या कहते हैं? आयुष काम्य अध्याय। सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आयुर्वेद का प्रयोजन यानी कि आयुर्वेद का पर्पस क्या है? आयु काम्य माने ना धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विद्या परमाद्रा। यानी कि अब देखिए इस श्लोक में क्या कहा गया है, धर्म अर्थ एवं सुख इन सभी का साधन क्या है? आयु है। यानी कि जब देखिए, जब हम जिंदा है तभी हमें पता चलता है कि हमारा सुख का भी तभी हमें एहसास होता है, अर्थ का और धर्म का। तो धर्म का भी हम पालन कब कर पाते हैं? जब हमारे के पास क्या है? आयु है, यानी कि हमारे पास क्या है? लाइफ है। और उस आयु की कामना करने वाले को, यानी कि जो मतलब चाहते हैं कि लाइफ स्पैन को इंक्रीज करें या चाहते हैं कि भाई उनकी लाइफ क्या हो, काफी ज्यादा अच्छी हो, उनको क्या करना चाहिए? आयुर्वेद के उपदेशों का पालन करना चाहिए। यानी कि जो चीजें आयुर्वेद में बताई गई हैं उनको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। तो अब देखिए, आयु, धर्म, अर्थ और इन सुख का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं आयु का मतलब क्या है। तो देखिए, यहाँ पे आयुर्वेद ने आयु का मतलब बताया, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोगे धार्य जीवितम नित्यं च अनुबंध पर्याय उच्यते। सत्व, आत्मा, शरीर, मन, इनका संयोग जिस पुरुष में जितने समय तक रहता है उतने समय तक की उस पुरुष की आयु होती है। यानी कि देखिए, जब तक आत्मा का और हमारे मन का और हमारी इंद्रियों का, इंद्रिया मतलब हमारे ऑर्गन्स का, और हमारे इन सब का क्या होता है? आपस में कोऑर्डिनेशन रहता है, तब तक उस पर्सन की क्या होती है? लाइफ स्पैन होती है। तो हम भी जानते हैं। तो वही यहाँ पे आयु को क्या बताया गया? आयुर्वेद ने वही बताया कि भाई जब तक आपकी जो आपकी इंद्रियां हैं, आपका मन है और आपका आत्मा है, जब तक इनके बीच में कोऑर्डिनेशन रहता है तब तक उस पर्सन की क्या रहती है? आयु रहती है। तो यही इस श्लोक का मतलब है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्म संयोग, इन सबका संयोग होने पे धारी जीवितम, और जब तक जीवन रहता है, नित्यं च अनुबंधश्च पर्याय उच्यते। तो ये दोनों क्या है? नित्यक और अनुबंधश, ये क्या है? आयु के पर्याय हैं, यानी कि सिनोनियम्स आयु के। अब हम बात करते हैं धर्म के बारे में, जिससे इस लोक और परलोक के में सभी प्रकार की सुख भोग और मोक्ष सिद्धियों का धर्म है। अब देखिए, आप धर्म के बारे में क्या समझते हैं? तो धर्म क्या है? आयुर्वेद ने बताया कि भाई जो इस लोक, यानी कि जो हमारा, जो हम यहाँ पे जी रहे हैं, और परलोक मतलब जब हम मरने के बाद परलोक में सिधारेंगे, तो उसमें जो हमें सुख है या हमें जो हमारा मोक्ष है, उसकी सिद्धि किसके थ्रू होती है? वो होती है हमारे धर्म की सिद्धि, धर्म के थ्रू। यानी कि जब हम धर्म का पालन करते हैं तो हमें क्या प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति होती है, इस लोक में भी और परलोक में भी। तो हमें ये इसके बारे में, धर्म के बारे में आयुर्वेद ने बताया है। अर्थ का मतलब क्या होता है? वस्तु, प्रयोजन तथा निर्वृत्त, इन अर्थों में अर्थ शब्द प्रयोग होता है। किसी वस्तु के बारे में, प्रयोजन के बारे में, जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या होता है? अर्थ शब्द का प्रयोग किया होता है। ठीक है। अब इसके बाद है हमारा सुख। इष्ट, मित्र तथा शत्रु का जो प्रियजनक हो वह सुख है। अब देखिए, इष्ट, मित्र तथा शत्रु, यानी कि जो सब देखिए, सब चाहते हैं कि भाई हमें क्या मिले? सुख मिले। तो मतलब सभी का प्रियजनक है, यानी कि सबको क्या चाहिए? सुख चाहिए। तो सुख को यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि भाई मित्र का भी, आपका आपका आपके मित्र का, और जो शत्रु है उसको भी क्या सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? जो चीज है वो है हमारा सुख। अब ये हमारा आयुर्वेद का अवतरण। अब आयुर्वेद का अवतरण पढ़ते हैं, किस तरह से आयुर्वेद को ट्रांसफर, आयुर्वेद की नॉलेज को ट्रांसफर किया गया है। तो यहाँ पे पूरा एक श्लोक दिया है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। ठीक है। अब तो पहले किसके पास गया था? देखिए, आयुर्वेद की नॉलेज से किसके पास? ब्रह्मा जी के पास। देन ब्रह्मा जी ने उस नॉलेज को पास किया दक्ष प्रजापति को, देन उसके बाद अश्विनी कुमार को, और इसके बाद किसके पास गई ये नॉलेज? इंद्र भगवान के पास। उसके बाद किसके पास गए? भारद्वाज और आत्रेय पुनर्वसु। देन उन्होंने, आत्रेय पुनर्वसु ने क्या किया? अपने 6 शिष्यों अग्निवेश, भेल, जत्रुकरण, प्राशर, हारित और शारपाणी को इस चीज को ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ? ये पूरी एक चेन है जिसमें आयुर्वेद की ट्रांसफर दिखाया गया है, किस तरह से आयुर्वेद की नॉलेज को फर्दर ट्रांसफर एक दूसरे से किया गया है। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद के 8 अंग। देखिए, यानी कि जो आयुर्वेद है उसकी 8 ब्रांचेस हैं, जिसमें यहाँ पे एक श्लोक में बताया गया है, काय बाल ग्रह उद्वान शल्य दृष्टा जराविशान अष्टांगानि तस्याहु चिकित्सा इशु संचिता। तो आयुर्वेद के 8 अंग हैं। सबसे पहला है काय चिकित्सा। काय चिकित्सा यानी कि हमारी जो मेडिसिन है उसमें। देन इसके बाद है बाल रोग। बाल रोग मतलब पीडियाट्रिक्स। गृह रोग, यानी कि हम गृह रोग यानी कि मतलब क्या है? साइंस ऑफ डेमोनिक सीजर्स, साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी की जो ब्रांच है। उद्वान यानी कि हमारा ईएनटी, जो हमारा ईयर, नोज और थ्रोट है। देन इसके बाद है हमारा शल्य। शल्य का मतलब क्या है यहाँ पे? सर्जरी। एंड देन दृष्टा। दृष्टा में क्या करते हैं? हम टॉक्सिकोलॉजी से डील करते हैं। देन इसके बाद जरा, साइंस ऑफ रीजनरेशन, और वृष, या इसको हम कहते हैं वजीकरण, तंत्र भी कहते हैं, साइंस ऑफ एफ्रोडियसी। तो ये हमारी कितनी? 8 ब्रांचेस आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद की 8 ब्रांचेस या आयुर्वेद के 8 अंगों के बारे में पूछा जाए तो आप उसको ये बता देंगे। देन अब हम बात करते हैं दोष विवेचन। दोष विवेचन मतलब देखिए, आयुर्वेद में क्या है? आयुर्वेद का मानना है कि जो भी पर्सन है,
ठीक है, वो तीन दोषों से मिलकर बना है, एक वात, एक पित्त और एक कफ। जैसे आप मॉडर्न में पढ़ते हो कि आपकी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन से, तो इसी तरह यहाँ पे क्या कहा गया है आयुर्वेद में भी कि जो आपकी बॉडी है वो वात, पित्त और कफ, ये तीन दोष हैं, इनसे मिलकर बनी है। अब आप जानते हो कि जो आपके सेल्स हैं, अगर वो सेल्स क्या है स्टेबल अमाउंट में, देन आपकी बॉडी को क्या करते हैं, नरिशमेंट कराते हैं या आपकी बॉडी को ग्रोथ कराते हैं। अगर प्रॉपर वहाँ पे सेल की डिवीजन हो रही है, सेल का वहाँ पे ग्रोथ अच्छे से हो रही है, तो वो भी आपकी बॉडी की ग्रोथ कराएंगे। लेकिन अगर वो सेल्स क्या हो जाए, यहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाए या वहाँ पे ग्रोथ बिल्कुल भी ना हो सेल्स की, या डिवीजन ना हो, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में डिजीज कॉज होंगे ना, डिजीज पैदा होंगी। तो यही चीज यहाँ पे आयुर्वेद में कही गई है। आयुर्वेद ने क्या कहा है कि वात, पित्त और कफ तीन दोष होते हैं। अगर ये हमारी बॉडी में क्या रहते हैं, अगर ये हमारी बॉडी में स्टेबल अमाउंट में रहते हैं, तो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, हमारी बॉडी का पोषण करते हैं या हमारी बॉडी को ग्रोथ करते हैं। और अगर ये क्या हो जाए, यहाँ पे अनस्टेबल अमाउंट हो जाए, तो ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं। तो यही मॉडर्न में भी यही कहा गया है ना, मॉडर्न में दूसरे टर्म्स में कहा गया है, लेकिन यहाँ पे आयुर्वेद में दूसरे टर्म्स में कहा गया है। तो यहाँ पे दोष विवेचन में हम पढ़ते हैं कितने दोष होते हैं, तीन दोष होते हैं। वायु पित्तम कफश्चेति त्रिदोषा समास्त विकृता अविकृता देहम घनंती रुते परिवर्ति वधरती च। अब देखिए तीन दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ, ये तीनों क्या है, शारीरिक दोष हैं। ये विकृत होते हुए शरीर, देह यानी कि देह का मतलब क्या है, शरीर को नष्ट कर देते हैं। और अविकृत यानी कि सामान्य है, मतलब जब स्टेबल है तो उसमें क्या, उस टाइम पे क्या करते हैं, शरीर की वृद्धि करते हैं, यानी कि जो हमारी बॉडी है उसका ग्रोथ करते हैं। अब देखिए तीन दो तरीके से होती है अवस्था, या तो वो कहते हैं सामान्य रूप यानी कि स्टेबल अमाउंट में, तो स्टेबल अमाउंट में है तो वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी का ग्रोथ कराएंगे, तो ये क्या करेंगे, देह धारक। अगर बॉडी क्या है, वात, पित्त, कफ साम्य अवस्था में है या हम उसको कहते हैं प्राकृत रूप में है, तो वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी की ग्रोथ कराएंगे। लेकिन अगर वो क्या हो जाएंगे अनस्टेबल फॉर्म में, जिसको हम कहते हैं विषम अवस्था, तो उसमें क्या कराएंगे, वो हमारी बॉडी को क्या कराएंगे, नष्ट कर देंगे। अब ये अवस्था दो तरीके से हो सकती है, या तो वो बढ़ जाएं या घट जाएं। तो एक अगर बढ़ेंगे तो उसको हम कहेंगे वृद्ध अवस्था, और अगर कम होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, क्षीण अवस्था। अब वृद्ध अवस्था में भी तीन तीन बहुत ज्यादा, अब देखिए कंडीशन हो सकती है तो बहुत ज्यादा बढ़ गए, या थोड़े बहुत बढ़े हैं, या फिर बहुत कमी से बढ़े हैं। तो वृद्ध अवस्था में भी तीन बार कैटेगरी में क्लासिफाई किया है। उत्कृष्ट वृद्धि यानी कि बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, मध्य वृद्धि यानी कि थोड़े बहुत बढ़े हैं, और अल्प का मतलब होता है बहुत ही कमी से बढ़े हैं। देन इसके बाद क्षीण अवस्था, क्षीण अवस्था में मतलब क्या है, कम होना। तो कम, उत्कृष्ट क्षय यानी कि बहुत ज्यादा कम हो गए हैं हमारे वात, पित्त, कफ। मध्य क्षय यानी कि थोड़े बहुत कम हुए, और अल्प क्षय का मतलब ये है कि बहुत ही कम अमाउंट में उनकी वहां पे लैक हुई है या कमी हुई है। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोषों के स्थान एवं प्रकोप काल। ये देखिए इंपॉर्टेंट श्लोक है आपके लिए, ते व्यापिनो अपि, ये पूरा श्लोक है यहाँ पे दिया है। इसके अकॉर्डिंग अगर ये श्लोक आपके पास आता है, यहाँ पे सपोज कीजिए ते व्यापिनो लिख दिया और डॉट डॉट देके फिर क्रमांत तक पहुंच गया, तो मतलब आपको क्या लिखना है, ये पूरा एक चार्ट बनाना है उसमें कि ये दोष क्या कौन से टाइम पे कहाँ पे इनकी पोजीशन है और कहाँ पे कब कौन सा दोष बढ़ता है, सारी चीजें आपको वहाँ पे मेंशन करनी होंगी। तो देखिए तीन दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। तो अब हम इनके इसी श्लोक में सब चीजें दी हैं कि भाई ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन सी एज में कौन सा बढ़ रहा होता है, एज लाइफ में, ठीक है। अब दिन में कौन सा बढ़ रहा होता है, रात के टाइम पे कौन सा बढ़ रहा होता है, जब आप फूड लेते हो उस टाइम पे वात बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, कफ बढ़ता है, वो सारी चीजें हमें बताई गई हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं वात। तो शरीर में स्थान कहाँ होता है इसका, वात का स्थान होता है हृदय यानी कि हार्ट एवं नाभि यानी कि अम्बलाइकल के नीचे। तो आपका हार्ट और अम्बलाइकल के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, वात प्रेजेंट होता है। हृदय एवं नाभि के मध्यम यानी कि जो आपका हार्ट है और आपकी अम्बलाइकल रीजन है उसके बीच में जो प्रेजेंट है वो हमारा क्या है, पित्त है। और जो आपका हार्ट और नाभि के ऊपर प्रेजेंट है वो है हमारा कफ। ये इनकी लोकेशंस हैं। देन इसके बाद वह यानी कि कौन सी एज में किसकी यहाँ पे कौन बढ़ता है, तो जो वृद्ध अवस्था है यानी कि जो हम ओल्ड एज है उस टाइम पे क्या होता है, वात बड़ा होता है। अगर हम बात करते हैं युवा अवस्था यानी कि यंग एज में हमारी कौन सा बड़ा होता है, हमारा पित्त। और जो हमारा जो हमारी चाइल्ड लाइफ है, बाल्यावस्था है, उसमें कौन बड़ा होता है, हमारा कफ बड़ा होता है। अगर हम दिन के बारे में बात कर रहे हैं तो दिन में क्या होता है, 2 से 6 पीएम के बीच में क्या बड़ा होता है, वात बड़ा होता है। और 10 एम से 2 पीएम के बीच में क्या बड़ा होता है, पित्त। और पूर्व अवस्था यानी कि जो स्टार्टिंग है दिन का, वहां पे 6 एम से 10 एम तो क्या बड़ा होता है, कफ। तो अगर हम देखते हैं तो स्टार्टिंग में क्या है, जब हम सो के उठे हैं 6 एम से 10 एम के बीच का, वहां पे कफ बड़ा है। 10 एम से 2 पीएम पित्त बड़ा है, और 2 पीएम से 6 पीएम क्या बड़ा है, हमारा वात बड़ा है। अब बात करते हैं रात्रि के टाइम पे। अब रात्रि कहाँ से स्टार्ट होती है, 6 पीएम से, और सुबह के 6 एम तक की बात करते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में जब जब हमारा रात स्टार्ट हुई है तो उस टाइम पे क्या होगा, 6 से 10 पीएम पे के बीच में क्या बड़ा होता है, हमारा कफ बड़ा होता है। देन 10 पीएम से लेके 2 एम तक क्या बड़ा होता है, हमारा पित्त बड़ा होता है। और 2 एम से लेके 6 एम तक क्या बड़ा होता है, हमारा वात। और फिर देन इसके बाद फिर से कफ बढ़ जाएगा। इसी तरह आहार, जब हमने फूड लिया है तो उस टाइम पे क्या होगा, जब हमने फूड लिया है
तो हमारा फूड का है आम अवस्था में, उस टाइम पे क्या बड़ा होता है, कफ बड़ा होता है, क्योंकि जो आपका फूड है उसका लिब्रिकेशन कराना होता है, तो उस टाइम पे कफ बड़ा होता है। देन इसके बाद फूड का डाइजेशन कराना है, तो पित्त कैसा होता है, देखिए आपका भी पित्त के गुण पढ़ेंगे, पित्त होता है उष्ण यानी कि हॉट होता है, तो उस टाइम पे क्या बड़ा होता है, ये हमारा पित्त बड़ा होता है। एंड देन लास्ट में क्या बड़ा होता है, जब आपकी एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उस टाइम पे क्या होती है, मीथेन गैस वगैरह प्रोड्यूस होती है, तो वात को भी आप वहां से रिलेट कर सकते हो, उस टाइम पे क्या बड़ा होगा, जो हमारा लास्ट स्टेप है डाइजेशन का या एब्जॉर्प्शन का, तो उस टाइम पे गैसेस बड़ी होती है, तो यहाँ पे सिंपली आप वात को उसे कोरिलेट कर सकते हो, और क्या बड़ा होगा, उस टाइम पे वात बड़ा होगा। अब देखिए त्रिदोषों का स्वरूप, यानी कि जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारे तीन दोष हमने पढ़े हैं, वात पित्त कफ, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा वात दोष। वात दोष के बारे में एक श्लोक दिया है, तत्र रुक्ष लघु शीत है करो सूक्ष्म चलो अनिल, यानी कि जो वात दोष होता है वो कैसा होता है, रुक्ष होता है। रुक्ष का मतलब होता है ड्राई होता है, लघु होता है यानी कि हल्का होता है, लाइटनेस होता है, शीत यानी कि ठंडा होता है, और जो खर यानी कि मतलब खुरदरा होता है, ये रफनेस होती है इसके पास, सूक्ष्म यानी कि माइन्यूट होता है, और तथा चल, चल मतलब मोबाइल होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं, वात के बारे में, यानी कि कैसा होता है, रुक्ष मतलब ड्राई, लघु मतलब हल्का होता है, शीत का मतलब ठंडा होता है, खर का मतलब रफनेस होती है इसके पास, खुरदुरा होता है, सूक्ष्म का मतलब होता है माइन्यूटनेस, और चल का मतलब होता है इसके पास मोबाइल होता है, यानी कि मोबिलिटी प्रेजेंट होती है इसके पास। ये इसकी प्रॉपर्टी होगी बात के बारे में। देन इसके बाद आता है हमारा पित्त के बारे में। तो पित्त क्या है हमारा, पित्तम से स्नो तीक्ष्ण उष्ण लघु विश्रम श्रवम द्रम। तो पित्त कैसा होता है हमारा, स्नेह होता है। स्नेह का मतलब होता है जो हमारा स्मूथ होता है ना, स्मूथिंग, तो उसके पास क्या होती है, सूथिंग प्रेजेंट होती है, एक स्मूथनेस की प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है। इसके बाद तीक्ष्ण, यानी कि तीक्ष्ण का मतलब होता है एकदम से कार्य करने वाला, यानी कि जो कैसा होता है, शार्प होता है ना, तो इसके पास क्या प्रॉपर्टी है, ये शार्पनेस होती है इसके पास। उष्ण का मतलब होता है हॉट, हॉट का मतलब यानी कि गर्म है ना, तो ये अभी मैंने आपको बताया तो गर्म है, तो उस टाइम पे जब आपका डाइजेशन होता है तो उस टाइम पे आपको पता है HCl होता है, तो उस टाइम पे जाहिर सी बात है पित्त बड़ा होगा। इसी तरह सर यानी कि मतलब क्या होता है, फैलने वाला होता है, और विस्क का मतलब होता है फाउल स्मेल, यानी कि स्मेल इसकी बहुत ज्यादा अजीब होती है। देन इसके बाद तथा द्रव, द्रव का मतलब होता है पतला, या इसको हम कहते हैं फ्लूइड। तो ये प्रॉपर्टीज इसकी हो गई पित्त के बारे में। तो पित्त की प्रॉपर्टीज क्या है, पित्तम से इसने, इसने मतलब सूथिंगनेस होती है इसके पास। तीक्ष्ण का मतलब शार्पनेस होती है। उष्ण का मतलब क्या होता है, हॉट होता है ये। लघु का मतलब क्या होता है, लाइट होता है। विश्रम का मतलब होता है फाउल स्मेल होती है, और सर्वम का मतलब होता है फैलने वाला, और द्रव का मतलब होता है ये कैसा होता है, फ्लूइडिटी इसके पास प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है, पित्त की होती है। देन इसके बाद हम चलते हैं कफ के बारे में। तो कफ कैसा होता है, स्निग्ध शीत है गुरुमंद लक्षण मृत्सन इस तरह कफा। तो कफ कैसा होता है, स्निग्ध होता है, यानी कि इसके पास कैसी प्रॉपर्टी है, जैसे हम बात करते हैं स्मूथनेस की प्रॉपर्टी है। देन इसके बाद कैसा होता है, शीत यानी कि ठंडा होता है। गुरु का मतलब क्या होता है, भारी होता है ना, गुरु का मतलब होता है भारी या हैवीनेस की प्रॉपर्टी इसके पास होती है। मंद का मतलब होता है मंद गति से कार्य करने वाला, मतलब बहुत ज्यादा जो इसकी जो जो जैसा हमारा शार्प था ना, अभी हमने पित्त के बारे में पढ़ा तो एकदम से काम करता है, लेकिन ये थोड़ा हल्के काम करता है। देन इसके बाद है श्लेष्मणी, श्लेष्मणी का मतलब होता है चिकना, ठीक है। मृसन का मतलब होता है बिस्किट, बिस्किट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को छूते हो तो उसके बाद आपको चिपचिपा जो फील होता है उसको हम कहते हैं बिस्किट। तो ये कैसा होता है, चिपचिपा होता है। तथा स्थिर, स्थिर का मतलब होता है ये फैलता नहीं है, यानी कि मोबाइल नहीं है, स्टेबल होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी थी हमारी कफ की। तो आज हमने यहाँ पे पार्ट 1 में कवर किया है दोष विवेचन तक। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके फर्दर आगे चैप्टर। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।